हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक लाइव के क्रैश कोर्स के अंदर। अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो अपन बात करेंगे वो करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो भी चीज बनती है उसकी अपन यहाँ पे बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या क्या चीज निकलती है उससे अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आपके क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक तो बनता है आपका अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। तो लॉस कितना होता है 30 to 80 ml, सॉरी 20 to 80 ml, 20 से लेकर 80 ml तक क्या होता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लड लॉस होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है आपकी, 28 डेज की होती है, मतलब 28 दिन का टाइम ड्यूरेशन होता है। हर मंथ क्या होती है फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, रिपीट होती है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की अपन बात करें तो उसमें ब्लड लॉस कितना होता है, 20 से 80 ml ब्लड लॉस होता है। अगर आपसे एवरेज पूछ ले तो एवरेज ब्लड लॉस होता है 35 ml। ठीक है, नॉर्मली तो अगर आपसे पूछे, अगर आपको ये रेंज दे के पूछे तो आपको 20 से 80 के बीच में करना है, और अगर आपको एवरेज पूछे केवल एक ही आपको वर्ड में पूछे तो वो कितना करना है, आपको 35 ml करना है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, एक प्यूबर्टी वर्ड आता है। प्यूबर्टी की अपन यहाँ पे बात करते हैं आपका प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होते हैं, देखो सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होना। ठीक है, जैसे प्यूबिक हेयर आना, ठीक है, आपके हेयर वगैरह आना बॉडी के ऊपर। इसके अलावा आपके जो है फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, आवाज का पतला होना, मेल्स के अंदर आवाज का भारी होना, मेल के अंदर दाढ़ी मूंछ का आना। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके, वो होती है आपकी प्यूबर्टी के अंदर आते हैं। तो प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होना ही क्या बोलते हैं अपन, प्यूबर्टी बोलते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी देखें अपन, प्यूबर्टी की एज देखें तो फीमेल के अंदर कितनी होती है, फीमेल के अंदर होती है 10 से 16 साल। 10 से 16 साल की एज क्या होती है फीमेल के अंदर प्यूबर्टी की होती है। मेल की अपन यहाँ पे बात करें तो मेल की होती है आपकी 12 से लेके 16 साल। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर फीमेल की एज आपसे पूछता है प्यूबर्टी के अंदर तो वो होती है 10 से 16 साल की होती है, मेल की पूछे तो 12 से 16 साल की होती है। अब अपन बात करते हैं प्यूबर्टी की कुछ फेजेस होती हैं, उसकी अपन बात करते हैं। वहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके अकॉर्डिंग टू प्यूबर्टी, अकॉर्डिंग टू टर्नर एंड मार्शल। टर्नर और मार्शल के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं प्यूबर्टी की, तो ये इसकी स्टेज कितनी होती है, 5 स्टेज होती है इसकी। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो स्टेजेस में से बनता है। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। अब ब्रेस्ट डेवलपमेंट को अपन क्या बोलते हैं, थैलार्ची बोलते हैं, थैलार्ची बोलते हैं। ठीक है, और ये थैलार्ची क्या होता है, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन क्या बोलते हैं अपन, उसको थैलार्ची बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका सेकंड स्टेज होती है एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट। तो एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट को अपन क्या बोलते हैं, एडिनार्ची बोलते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेज प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट। तो प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट को अपन क्या बोलते हैं, प्यूबार्ची बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है इंक्रीज इन हाइट, हाइट इंक्रीज होना। फिफ्थ वन आता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिनार्ची। और मिनार्ची क्या होता है आपका, लास्ट साइन होता है, लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का लास्ट साइन क्या होता है आपका, मिनार्ची होता है। देखो अपन बात करते हैं, अपन स्टेज की बात कर रहे थे कि जो आपका टर्नर एंड मार्शल है इसके अकॉर्डिंग प्यूबर्टी की 5 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है आपकी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। फीमेल्स के अंदर सबसे पहले जो प्यूबर्टी की जो साइन होता है, सबसे फर्स्ट साइन वो क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। जो ब्रेस्ट होते हैं उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पे क्या आते हैं, एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एडिनार्ची बोलते हैं। थर्ड वन आता है प्यूबिक हेयर, जो प्यूबिक वाला रीजन होता है, जो आपने बात की थी अपन ने मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस वाले एरिया के अंदर प्यूबिक हेयर मतलब हेयर प्रेजेंट होना, उनको क्या बोलते हैं अपन, प्यूबिक हेयर। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्यूबार्ची बोलते हैं। एक होता है इंक्रीज हाइट, फीमेल्स के अंदर हाइट का इंक्रीजमेंट होना, वो किसके अंदर आता है, वो भी प्यूबर्टी के अंदर आता है। इसके अलावा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मिनार्ची बोलते हैं। और मिनार्ची क्या होता है, लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का सबसे जो लास्ट साइन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अपन मिनार्ची बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको पूछे कि प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन क्या होता है तो आपको मिनार्ची नहीं करना है, उसकी जगह क्या करना है, आपको थैलार्ची करना है। ये फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी का, और फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, मिनार्ची
बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आपका एक डिसऑर्डर होता है जिसको अपन बोलते हैं पीसीओडी। एक डिसऑर्डर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीसीओडी। पीसीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को, इंक्रीज मेल हार्मोन इन फीमेल। फीमेल के अंदर क्या हो जाता है, मेल हार्मोन का इंक्रीजमेंट हो जाता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आपका पीसीओडी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है पीसीओडी का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर होता है। और यहाँ पे इंक्रीज मेल हार्मोन, अगर मेल हार्मोन का इंक्रीजमेंट हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फीमेल्स के अंदर देखो अपन बात करते हैं मेल एंड फीमेल्स के अंदर अलग अलग सेक्स हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें फीमेल्स के अंदर अगर मेल सेक्स हार्मोन का इंक्रीजमेंट हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पीसीओडी बोलते हैं। और इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है मेन, वो बनता है आपका एक साइन का। तो इसके अंदर एक साइन आता है जिसको अपन बोलते हैं हायरसुटिज्म। हायरसुटिज्म का मतलब क्या होता है, हेयर इन फेस। फीमेल के फेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे हेयर्स हो जाते हैं। जैसे मेल होता है वो सेम उसी टाइप क्या हो जाते हैं, उनकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है फीमेल्स के अंदर। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसकी वजह से होता है। इसके अंदर एक आएगा आपका ट्रीटमेंट का, कि अपन पीसीओडी का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो पीसीओडी के ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट चॉइस क्या होती है इसकी, वो होती है डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट से भी क्या होता है, ये मेंटेन हो सकता है। सेकंड, अगर डाइटरी मैनेजमेंट से नहीं हो रहा है तो फिर अपन देते हैं स्टेरॉइड थेरेपी। स्टेरॉइड थेरेपी, और स्टेरॉइड थेरेपी में अपन क्या देते हैं, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन क्या करते हैं, उसको अपन देते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर अपन बात करें पीसीओडी की, तो पीसीओडी का फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, वो होता है डाइटरी मैनेजमेंट। और सेकंड अपन बात करें इसके अंदर, अगर डाइटरी मैनेजमेंट से अगर ये मेंटेन नहीं होता है तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं। और स्टेरॉइड थेरेपी में अपन क्या करते हैं, वो देते हैं डेक्सामेथासोन। ये आपका पीसीओडी पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं अपन नंबर ऑफ फॉलिकल्स की, कि कौन कौन सी एज में कितने नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं। नंबर ऑफ फॉलिकल्स, नंबर ऑफ फॉलिकल्स की बात करें तो 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, 20 वीक ऑफ फीमेल फिटस कितने होते हैं, 7 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 8 बर्थ पे, जन्म के टाइम कितने होते हैं फीमेल बेबी के अंदर, वो होते हैं 2 मिलियन। रिप्रोडक्टिव एज में, रिप्रोडक्टिव एज में कितने होते हैं, 4 लाख, 4 लाख होते हैं। और आफ्टर मीनोपोज, मीनोपोज के बाद में कितने हो जाते हैं, लेस देन 10,000। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो अपन बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो फीमेल्स बेबी होता है वहां की है, मतलब गेस्टेशन एज से लेके उसके जो मीनोपोज का टाइम होता है तब तक कितने नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं उसके अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं 20 वीक ऑफ फीमेल फिटस। अगर 20 वीक की फीमेल फिटस है, मतलब जो मदर है उसकी इंट्रा यूट्राइन लाइफ, मतलब बेबी है वो कहाँ है, यूट्रस के अंदर है फीमेल बेबी, और उसकी गेस्टेशनल एज मतलब उसकी एज कितनी है, वो है 20 वीक। तो उसमें नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने होते हैं, 7 मिलियन होते हैं। 8 बर्थ पे, तो 8 बर्थ पे कितने होते हैं, 2 मिलियंस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स। रिप्रोडक्टिव एज में जब जो मदर होती है उसकी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है उसकी अपन यहाँ पे बात करें तो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कितने परसेंट होते हैं नंबर ऑफ फॉलिकल्स, 4 लाख के समथिंग परसेंट होते हैं। आफ्टर मीनोपोज, मीनोपोज आने के बाद, मीनोपोज की एज क्या होती है, 45 टू 55 ईयर्स, मतलब 45 ईयर्स के बाद में अगर फीमेल्स के अंदर क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है परमानेंट। तो परमानेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉपेज होना ही क्या कहलाता है, आपका मीनोपोज कहलाता है। और 45 ईयर्स के बाद में क्या हो जाता है, फीमेल्स के अंदर परमानेंट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मीनोपोज बोलते हैं। ठीक है, और मीनोपोज के बाद में जो फीमेल्स होती है उसकी अगर फॉलिकल्स की बात करें तो लेस देन 10,000 होते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं आपका कुछ फेजेस के अंदर से अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे फेजेस को। यहाँ पे अपन पढ़ते हैं सबसे पहले जो ओवरी के अंदर फेज होती है, एक तो क्या होती है फोलिकुलर फेज होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, आपके फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होता है आपका LH और FSH हार्मोन। सबसे पहले क्या करता है आपका जो इनमेच्योर फॉलिकल्स होता है उसको मेच्योर कौन करता है, आपका FSH हार्मोन मेच्योर करता है। एंड देन जो मेच्योर फॉलिकल्स है उसको रप्चर कौन करता है, वो करता है आपका LH हार्मोन रप्चर करता है।
और रप्चर होते ही आपका क्या होता है, ओवुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं आपकी फोलिकुलर फेज हो गई है। अब बात करते हैं एक ल्यूटियल फेज होती है, ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज कहाँ होती है, ओवरी के अंदर होती है, और इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, वो होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। और कार्पस ल्यूटियम का कलर कैसा होता है, कलर होता है येलो कलर बॉडी, येलो कलर बॉडी। देखो ओवरी के अंदर दो फेजेज होती है, एक तो फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज कितने दिन की होती है, 1 से लेकर 14 दिन की होती है, ठीक है। और आपकी ल्यूटियल फेज कितनी होती है, 14 से लेकर 28 दिन की होती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो जैसे ही ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के बाद में जो आपका ओवम है वो तो रिलीज हो गया, लेकिन जो बाकी की जो फिशेज बची हुई है, जो रप्चर फिशेज बची है, उनसे किसका फॉर्मेशन होता है, ल्यूटियल, आपके जो कार्पस ल्यूटियम उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और उस फेज को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। अब आपकी जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो क्या करती है, आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका, यहां पे अपन बात करते हैं, वो कर रहे हैं थिकनेस की, कि एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है उसकी अपन बात करते हैं। तो नॉर्मल एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी होती है, नॉर्मल थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम की नॉर्मल थिकनेस होती है 8 से लेकर 10 mm, ठीक है। अब आपके यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर 3 फेजेज चलती हैं, ब्लीडिंग फेज चलती है, और मैं अब जो आगे की जो फेजेज हैं उनकी अपन बात करेंगे कि उनके अंदर, उन फेजेज के अंदर आपका जो होता है, जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है वो अपन देखते हैं। तो यूट्रस के अंदर एक फेज चलती है आपकी, जिसमें अपन बात करें एट द एंड ऑफ ब्लीडिंग फेज। तो ब्लीडिंग फेज जब एंड होती है तब तक आपकी जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है 1 to 2 mm हो जाती है। अरे भाई आपकी जो ब्लीडिंग फेज होती है उसकी अपन बात करें तो ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, आपका जो एंडोमेट्रियम होती है वो टूट के बाहर निकलती रहती है। और नॉर्मल एंडोमेट्रियम थिकनेस कितनी होती है, 8 से 10 mm होती है। मतलब मोटाई की अपन बात करें, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसकी मोटाई कितनी होती है। यहाँ पे अपन बात करें, जैसे आपकी ब्लीडिंग फेज हो जाती है, ब्लीडिंग फेज कंप्लीट होती है, मतलब एंड होती है, तब तक आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी बच जाती है, 1 to 2 mm बच जाती है। नेक्स्ट स्टेज आपकी होती है, उसकी अपन बात करें तो एट द एंड ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, इसके एंड तक कितनी हो जाती है, 3 to 4 mm। जो आपकी प्रोलिफेरेटिव फेज होती है उसके एंड तक आपकी जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो कितनी हो जाती है, आपकी 3 से लेकर 4 mm हो जाती है। आपकी जो प्रोलिफेरेटिव फेज होती है इसके अंदर क्या होता है, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, और क्या करता है, आपकी जो हाइपरप्लेजिया की कंडीशन जनरेट करता है। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो जैसे देखो आपने ब्लीडिंग फेज के अंदर आपकी थिकनेस क्या थी, 1 to 2 mm थी, लेकिन यहाँ पे देखो आप प्रोलिफेरेटिव में कितनी हो गई है, 3 to 4 mm हो गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है, आपका नंबर ऑफ आपके एंडोमेट्रियम सेल्स होते हैं उनके नंबर को बढ़ा देता है, मतलब हाइपरप्लेजिया की कंडीशन ला देता है। थर्ड वन होता है आपका एट द एंड ऑफ सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज के एंड तक जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो कितनी हो जाती है, 8 to 10 mm वापस हो जाती है, और आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाती है। मतलब जो सीक्रेटरी फेज होता है इसका दूसरा नाम होता है, इसको अपन प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज। ये तीनों फेजेस कहाँ होती है, यूट्रस के अंदर होती हैं, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज और सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज को अपन प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके टाइम में क्या हो जाता है, इस फेज के अंदर आपकी जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, मतलब आपकी एंडोमेट्रियम क्या है, इम्प्लांटेशन के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करते हैं एक और, यहाँ पे जो आपकी सीक्रेटरी फेज होती है इसके अंदर आपके 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन तो क्या करता है, जो आपकी एंडोमेट्रियम सेल्स होती है उनके नंबर को बढ़ाता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उन सेल्स के नंबर साइज को क्या करता है, बढ़ाता है। मतलब हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी की कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, अपने को इस फेज के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ हार्मोन्स, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा हार्मोन कौन सी फेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, उनकी अपन बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स, तो हार्मोन्स में फोलिकुलर फेज, अभी मैंने बताया था फोलिकुलर फेज के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, एफएसएच। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा आपका, एफएसएच हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फोलिकुलर फेज के अंदर क्या करता है एफएसएच, जो इनमेच्योर फॉलिकल्स होता है उसको क्या करता है, मेच्योर फॉलिकल्स के अंदर चेंज कर देता है। तो ये इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, एफएसएच। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका ओवुलेशन के लिए,
ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? एलएच। मैंने बताया था आपका जो मेच्योर फॉलिकल्स है उसको रप्चर करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? आपका एलएच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो एलएच हार्मोन क्या करता है? आपका जो मेच्योर आपका फॉलिकल्स होता है उसको क्या करता है? रप्चर करता है और ओवुलेशन करवाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के लिए कौन कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? एफएसएच एंड एलएच। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको एलएच को देनी है और सेकंड प्रायोरिटी आपको देनी है एफएसएच को। देखो अगर आपके सामने क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में ये पूछता है कि ल्यूटियल फेज के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पे देखो आपको एलएच और एफएसएच दोनों अगर साथ में पूछे गए हैं एक ही ऑप्शन के अंदर तो आपको दोनों राइट करने। अगर आपको अलग अलग ऑप्शन में पूछा है तो आपको एलएच को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और एफएसएच को सेकंड प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लीडिंग फेज के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? ब्लीडिंग फेज के लिए, तो ब्लीडिंग फेज के लिए होता है आपका डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। मतलब आपका प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो कौन सी फेज देखने को मिलती है अपने को? ब्लीडिंग फेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपकी प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलिफेरेटिव फेज के लिए। एक होती है आपकी सिक्रेटरी फेज। तो सिक्रेटरी फेज के लिए कौन कौन सा? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आपकी फेजेस होती हैं। ये तीन फेज आपकी, ये दो फेज आपकी ओवरी के अंदर चलती है और ये तीन फेज आपकी कहां चलती है? वो चलती है यूट्रस के अंदर। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में से, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोलिकुलर फेज के लिए एफएसएच, ओवुलेशन के लिए एलएच, ल्यूटियल फेज के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपको एलएच को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी एफएसएच को। अगर दोनों एक साथ है तो दोनों को एक साथ राइट करना है। ब्लीडिंग फेज के लिए अगर डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन डिक्रीज हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी ब्लीडिंग फेज आती है। प्रोलिफेरेटिव फेज की अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्यों आता है? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको प्रोलिफेरेटिव फेज के अंदर क्या होते हैं? आपकी हाइपरप्लेजिया की कंडीशन आती है, मतलब नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं? यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एक होता है आपका सिक्रेटरी या प्रिपरेटरी फेज, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोजेस्टेरोन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका हाइपरप्लेजिया की कंडीशन तो ऑलरेडी पहले हो चुकी है, लेकिन अब क्या करना है? अपने को हाइपरट्रोफी वाली कंडीशन लानी है। भाई जो सेल है उनके नंबर तो बढ़ गए लेकिन उनकी साइज भी अपने को बढ़ानी है। तो साइज को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपकी हाफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी कंप्लीट है। जो बीच का जो पोर्शन है, आपका लास्ट का जो पोर्शन है जिसमें आपकी एब्नॉर्मलिटी वगैरह आती है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।